एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझनें सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब पूरे देश की निगाहें टिकी हैं 17 मार्च को होने जा रही विपक्ष की मुंबई वाली रैली पर, जहां इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता ऐलान बड़ा कर सकते हैं। सत्रह मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? जो डेट इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये गठबंधन भी परिस्थितियों के हिसाब से ही चल रहा है। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और चर्चा है कि एमवीए ने सिर्फ शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर को भी बुलाया गया था। प्रकाश आंबेडकर ने उस दिन कहा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 मार्च को हुई महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में प्रकाश आंबेडकर को न्योता तक नहीं दिया गया। कांग्रेस को डर है कि अगर प्रकाश आंबेडकर को ज्यादा सीटें दे दी गयी तो कांग्रेस का जो दलित वोटर है वो कहीं न कहीं नाराज हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रकाश आंबेडकर ने संकेत दिए थे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमवीए के दल 10 सीटों पर रस्साकशी में लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है। शरद पवार की पार्टी भी टूट चुकी है। वहीं कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद अहम है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए
हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें। बिहार में एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 आरजेडी खुद लड़ना चाहती है, जबकि बाकी बचे 10 सीट वो कांग्रेस और लेफ्ट को देना चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में है। एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हाजीपुर सीट पर मामला फंस गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर आ गई है। आरजेडी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटें ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह है 2020 चुनाव के नतीजे, जिसमें आरजेडी ने बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 144 पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीटें जीती, जबकि सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए के साथ मिलकर 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी भी हाल में कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीटें देने और खुद 25 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है। झारखंड में भी आरजेडी ने अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर के निर्णय नहीं लिया है। पलामू सीट आरजेडी के कोटे में आई है, तो वहीं उनको पलामू की बजाय चतरा सीट चाहिए, जिसे कांग्रेस फिलहाल छोड़ने को तैयार नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल बिहार के समीकरणों में उलझे हुए हैं और यही कारण है कि झारखंड की गुणागणित में समय नहीं दे पा रहे हैं। लोहरदगा और हजारीबाग की सीट पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ बंगाल के अंदर पहले ही इंडिया अलायंस तार-तार हो चुका है। एकला चलो की राह पर चल पड़ी ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में अकेले ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मुकाबला करेगी। बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच अदावत चल रही है। अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ममता बनर्जी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया है। वहीं टीएमसी लंबे समय से इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराती आ रही है। ममता बनर्जी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम रहा क्रिकेटर यूसुफ पठान का। उनको मुर्शिदाबाद जिले की बैरमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मिली कड़ी चुनौती के बावजूद वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को किसी भी हालात में मैदान से हटने के लिए नहीं कहेंगे, और ममता का ये फैसला कांग्रेस के बंगाल के नेतृत्व पर सीधी चोट है। 7 चरण में चुनाव, अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं
कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकती। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। ये भी एक देखने की चीज होते हैं। असम के अंदर तो नाखून को काट करके शहीद बनने की राजनीति चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, जिसका दावा ये है कि अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेकर के उसने गठबंधन धर्म के लिए एक मिसाल जो है वो कायम की है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने असम से अपने उम्मीदवार के नाम को वापस लिया है। और इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस पर गठबंधन के लिए बलिदान देने का दबाव बनाने की राजनीति में लग गई है।